अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं। आपको पता ही है, पीडीएम के हवाले से, मरीम नवाज़ के हवाले से, फिर इज़राइल का मसला चला हुआ है। मरीम ने ट्वीट किया, फिर उसको डिलीट किया। अजीब से मामलात इसराइल के हवाले से चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बार-बार कह रहे हैं कि हमने उसको तस्लीम नहीं करना जब तक कि फ़लस्तीनी रियासत नहीं कायम हो जाती और फ़लस्तीनियों के हकूक़ उनको नहीं मिल जाते। इसके बावजूद इंटरनेशनल एक्टर्स जो हैं, वो कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। फिर इंटरनली हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। पीडीएम के साथ-साथ इकोनॉमी के ऊपर भी एक अच्छी-अच्छी खबरें आ रही हैं और साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो एक सिलसिला चल रहा है, वो हमने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स और प्लैफ जो पीएलए की एयरफोर्स है, इनकी जॉइंट एक्सरसाइजेज़ हुई हैं। वो क्या इम्पोर्टेंस है उनकी और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? इन तमाम उमूर के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम इसरार कसाना भाई, ग्रेट प्लेयर टू बी इन योर Thank you. शो एज ऑलवेज। Thank you very much, and it's a wonderful pleasure to have you on, sir. बहुत अच्छा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा ख्याल है कि पहले मुझे जरा थोड़ा सा, चूंकि आपका सब्जेक्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि जरा मुझे बताएं कितनी इंपॉर्टेंस है जी ये पाकिस्तान एयरफोर्स की और प्लैफ की जो जॉइंट एक्सरसाइजेज हो रही हैं। मैं देख रहा था इंडियन मीडिया को, चूंकि मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, मॉनिटर करता हूँ थोड़ा सा, तो मैं देख रहा था कि वहां पे काफी ज्यादा, यानी एक मौत का समा है कि जी ये क्या हो रहा है। चाइना आ गया वहां पे, पाकिस्तान को पता नहीं क्या मिलने वाला है, और फिर एक वहां पे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर भी बनाया गया है, तो उसके ऊपर भी काफी लहदे हो रही है पाकिस्तान के हवाले से इंडिया में। तो व्हाई व्हाई सो मच हलाबुलू? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया इसरार कसाना भाई। सर, बात ये है कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, पीएलए एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान ये गालिबन 9th ऐसी एक्सरसाइज है, जॉइंट एक्सरसाइज, और ये हो रही है पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एक नया बेस है साउथ में, ठट्टा सिंध में, उस इलाके में अक्रॉस द इंडियन बॉर्डर भोलारी का एयरबेस नया बना है। और मैं समझता हूँ कि ये एक्सरसाइज एक बड़े ही जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, जिस टाइम फ्रेम में ये एक्सरसाइज हो रही है आजकल के हालात में, वो नहायत इंपॉर्टेंट है। और वो आप देखें कि एक तरफ वहां पे एक्सरसाइज हो रही है, जॉइंट एक्सरसाइजेस, और दूसरी तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोल रहे हैं कि बिल्कुल हमारे पास कंफर्म खबरें हैं कि इंडियंस जो हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक की वो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। और जब ये हो रहा है तो साथ ही आप देखते हैं कि इट इज वेरी रेयर, देखते हैं यूनाइटेड नेशन अब क्या कार्रवाई करता है। यूनाइटेड नेशन यूएन ऑब्जर्वर लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाते हैं, जहां पे वायलेशन हुई है, कुछ लोग जख्मी हुए पाकिस्तान साइड पे, उनको मिलने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, तो उनके ऊपर भी जो है फायरिंग की जाती है फ्रॉम द इंडियन साइड। सो इससे अंदाजा ये लग रहा है कि गालिबन शायद दीज कुड बी द अर्ली वार्निंग शॉट्स टू द यूएन ऑब्जर्वर कि आप इस इलाके से निकल जाएं, अदरवाइज यू विल बी टारगेटेड। और जो कि मैं समझता हूँ बहुत सीरियस एक वायलेशन, न सिर्फ वायलेशन ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, बल्कि यूएन ऑब्जर्वर्स को फायर करना, ये तो मेरा ख्याल है यूनिट सेक्रेटरी जनरल जो है, पता नहीं अभी तक उनका क्यों नहीं रिस्पॉन्स आया, शायद आएगा। आई थिंक दिस शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट फ्रॉम द यूनिट सेक्रेटरी जनरल टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक्सरसाइजेज उस तनाजर में अगर आप देखें, एक मैसेज जा रहा है टू द इंडियंस बोथ फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम पाकिस्तान कि अगर आपने कोई बदमाशी की, अगर आपने कोई मुहिम जो मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, तो याद रखें पाकिस्तान अकेला नहीं है। द चाइनीज विल स्टैंड बाय पाकिस्तान वेरी वेरी स्ट्रांगली एंड वेरी फर्मली। और मेरा ख्याल है जो रिस्पॉन्स होगा पाकिस्तान में, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि पता लगे कि इंडियंस अपना चाइना की साइड पे उधर भी मामला शुरू हो जाए। अगर इंडियन ने कुछ गड़बड़ की बहुत बड़ा लाइन ऑफ कंट्रोल पे या ईस्टर्न बॉर्डर वगैरह, क्योंकि उनका बिल्डअप तो हो रहा है काफी अरसे से, ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर वो बिल्डअप कर रहे हैं, अपने फॉरवर्ड एयर बेसिस को एक्टिवेट करना, ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन, दे बी डूइंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम। तो लिहाजा मेरा ख्याल है ये सिचुएशन बिल्कुल सीरियस है। अच्छा, चाइना की और पाकिस्तान की, इसमें मैं थोड़ी सी एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ और इसी हवाले से कि आपका चूंकि बैकग्राउंड भी एविएशन का है, तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि
मैं देख रहा हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब से ये अभिनंदन का वाकया हुआ है और जिस तरीके से वो ऑपरेशन पाकिस्तान ने कंडक्ट किया था, उसके बाद से मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटेजिक पिक्चर में थोड़ी सी तब्दीली ये आई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को मेरा ख्याल है कि लीड रोल देने का फैसला कर लिया गया हुआ है कि किसी भी ऑपरेशन में जो भी इंडिया के खिलाफ होगा उसमें आर्मी की बजाय एयरफोर्स की जो इफेक्टिवनेस है एज अ लीड रोल, वो मेरा ख्याल है उसको तस्लीम कर लिया गया है। इज दैट राइट? दैट इज ट्रू। ऑल्सो उसकी वजह यह है कि अब हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, वो एयरबोर्न वार्निंग अर्ली जो वार्निंग एयरक्राफ्ट हैं, अवैक्स जिनको कहा जाता है, वो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास आ गई है। और वो हमारी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, जो हमारा एयर डिफेंस का निजाम है, उसमें उन अवैक्स का बड़ा रोल है। और पिछले साल 27 फरवरी को जो उनके इंडियन के जो जहाज गिराए गए एयरफोर्स के, उसमें नोवैक्स का बड़ा रोल था। और बड़े एक प्रोफेशनल तरीके से, जिस तरह हम लोग पहले एक्सरसाइजेस करते रहे हैं, हमारे एयरफोर्स के पायलट्स, हमारे जहाज जो हैं, दे वर वेरी ब्यूटिफुली गाइडेड बाय दोस एयर डिफेंस पीपल, वो जो अवैक्स वाले थे लोग। और पाकिस्तान की टेरिटरी में रह के, एयर स्पेस में रह के, वी शॉट डाउन दो इंडियन एयरक्राफ्ट। तो कहने का मेरा मतलब ये है, मैं ये नहीं देख रहा हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, ठीक है, अगर अगर उन्होंने ऐसा मिसएडवेंचर किया कि पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर अगर इंडियंस आके हमला करते हैं, तो फिर तो ऑल आउट वॉर है। फिर तो हमारे लोग भी जाएंगे और वो जाके रिटेलिएशन में पता नहीं किन कितने बेसिस को अटैक करेंगे, जो एक कन्वेंशनल तरीका है। लेकिन आप समझते हैं कि हमारे लोगों ने उनके जो हमारे टारगेट्स हैं उनको लॉक किया हुआ होगा इस वक्त, अगर सिचुएशन डेवलप होती है? इसरार कसाना भाई, मैं आपको ये बता दूं कि एक एक चीज जो है वो रेडी है, तैयार है। एक एक सिनेरियो में हमारा क्या रिस्पॉन्स होना होगा, सब कुछ तैयार है। चाहे वो फौज है, चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स है, चाहे पाकिस्तान नेवी है, उनके जितने जितने इंडिया के अंदर टारगेट्स हैं, डीप टारगेट्स, जो कि उनके बांग्लादेश के साइड पे जो लगते हैं, उनके शहर जो हैं, हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बिल्कुल दे लॉक्ड ऑन। हमारे जो फिर इधर के जो शहर उनके हैं, उनके जो बेसिस हैं, हमारे मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं। आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी वाइड एक जिसको कहते हैं ना वैरायटी ऑफ मिसाइल सिस्टम्स हमारे पास है, शॉर्ट रेंज टू लॉन्ग रेंज लॉन्ग स्ट्रेटेजिक रेंज। मिसाइल। तो वो अच्छा, और ना सिर्फ दे, एयर लॉन्च वेपन सिस्टम, एयर लॉन्च न्यूक्लियर टिप वेपन मिसाइल एंड सी लॉन्च्ड। तो तीनों की कैपेबिलिटी हमारे पास है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये नहीं कि उस वक्त सोचा जाएगा अच्छा जी अभी वो जोधपुर है तो वो अंबाला है तो फलां है ये। नो 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 नो, अमृतसर, वो जब होगा, अगर ऑल आउट वॉर होती है, स्विफ्ट अगर इंडियन एक्शन होगा। एस्केलेट करते हैं, तो ठीक इट विल बी सिर्फ ये होगा, गो। ठीक है ना जी। ठीक। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे लोग तो तैयार बैठे हैं। और मैं आपको बताऊं, जब रात को मैं लाहौर में जब सोया होता हूं, तो बिलीव मी, सारी रात पीएफ फाइटर एयरक्राफ्ट की आवाजें आ रही होती हैं। वो क्या? सीएपी, कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स। वी आर स्लीपिंग, लेकिन वो रात को जाग रहे हैं। और वो पूरे पाकिस्तान के जो स्काईज में ऑल ओवर द कंट्री, उनकी जो स्ट्रेटेजिक जो पेट्रोलिंग है, एयर पेट्रोल, बिकॉज यू कैन नॉट वो जारी है। लीव द एयर स्पेस अनगार्डेड एट नाइट। देखिए ठीक। ना, कोई भी सरप्राइज मामला हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो एवरी ज़हीर सिनेरियो इज साहब केटर्ड फॉर। catered for, लेकिन ये मुझे बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब का यूएई में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और वहां पे ये ऐलान करना, हाउ सिग्निफिकेंट इट इज? मेरा ख्याल है ये पहली मर्तबा हुआ है, मुझे माजी में ऐसा कोई याद नहीं है ओकेजन। ये अच्छी बात है कि वो यूएई गए हैं। जाहिर बात है, आपको पता है इस वक्त वो इसराइल के मामले में वो टेंशन्स तो है और कुछ थोड़ी डिफरेंसेस भी है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब, जाहिर बात है, हालात को बातचीत देख रहे, डिप्लोमेसी, एग्रेसिव डिप्लोमेसी यही है ना कि आप एंगेज करें यूएई को कि भाई आपका क्या मसला है, क्या गलत फहमियां हैं, क्या है। तो वो, और वहां पे ही चोज टू हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर देयर। इसका मतलब है कि यूएई में बैठ के, जहां पे इंडिया का भी आपको पता असर रसूख बढ़ गया ओवर दी लास्ट 3-4 ईयर्स, और अब तो इसराइलीज भी आके वहां पे बैठ गए। तो मेरा ख्याल वहां पे जब उन्होंने ये बात की है, तो उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया पूरी दुनिया को
कि जनाब फिर कल को फिर मामला अगर खराब होता है, अगर मामला बिगड़ते हैं सिक्योरिटी के खत्ते में, अगर इंडियन मिस एडवेंचर करते हैं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, जिसके बारे में हमारे पास सबूत है, तो फिर पाकिस्तान जो अपना जो दफा है उसका हक रखता है, एंड देन डोंट ब्लेम अस, बिकॉज उसके बाद फिर जो हम उनके साथ करेंगे, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना, वो फिर उस वक्त हमें ना कहे कि जी आपने ये इस तरह स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स क्यों दिया है। तो मेरा ख्याल अच्छा है कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ये बात जाके फॉरेन सवाल पे की है। इट विल सेंड अ मैसेज, लाउड एंड क्लियर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फर्म मैसेज। एक बात मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ चीन नहीं है, आपने नोट किया होगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो दफाई कॉपरेशन है वो कई गुना बढ़ गई है। देखें, एक वो वक्त था जबकि हम घबराते थे जब अफगानिस्तान में सोवियत फोर्सेस आई, कि जनाब कहा जाता था कि इनके अजाइम हैं टू गो टू द वार्म वाटर्स, ये ऑन द अरेबियन सी, और ये अफगान जिहाद का एक वजह ये भी थी कि पाकिस्तान बिकेम अ फ्रंट लाइन स्टेट, इनको उधर ही रोका जाए। लेकिन आप देखें कैसे हालात बदले 20-25 साल में। रशियंस के साथ अब हमारी बड़ी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन शुरू हो गई है, बड़ी स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग उनके साथ डेवलप हो गई है। मिलिट्री कोऑपरेशन, अटैक हेलीकॉप्टर उसके उन्हें हमें मिले, हम सोच ही नहीं सकते थे। वी ट्राइड जनरल मुशर्रफ के दौर में कि अटैक हेलीकॉप्टर मिल जाए, लेकिन इंडियंस जो थे उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और उनको एनओसी नहीं मिलता था वो उनकी कंपनीज को अटैक हेलीकॉप्टर हमें देने के लिए। लेकिन आप देखें पिछले 8-10 साल में हालात बदल गए। रशियन के साथ हमारी बड़ी इंगेजमेंट है, ऑलराउंड इंगेजमेंट है। बल्कि रिसेंटली तो अब ये भी फैसला हो गया है कि गवादर गवादर के पोर्ट को जो अब ऑपरेशनल हो गया है, रशियंस को रशिया बिल्कुल को हमने कहा जी हम आपको एक्सेस देंगे गवादर के लिए। देखें वो व्हाट अ फिर वार्म चेंज, वाटर्स तक का जो उनका ख्वाब है वो भी पूरा हो जाएगा। वो उनका ख्वाब भी पूरा हो जाएगा और बड़े पीसफुल तरीके से दिल बी पार्ट ऑफ सी पैक, पूरा सेंट्रल एशिया खुल जाएगा। रशियन की ट्रेड जो है वाया जो गवादर, चीज वो जंग से नहीं हासिल कर सके थे वो अमन में उनको मिल जाएगी। अच्छी बात। देखें जी, दे आर हेल्पिंग पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया जो गैस पाइपलाइन है उसमें वो मदद कर रहे हैं। अफगानिस्तान के सूरत हाल को कंट्रोल करने में, पीस प्रोसेस में वो मदद कर रहे हैं। और उसके बाद आप ये देखें और कुछ ऐसे इकोनॉमी के मामला हैं जिसमें हम हमारा जो वॉल्यूम ट्रेड है उसको अब आप देखेंगे वो बढ़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं समझता हूँ कि चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, भी चंद हफ्ते पहले उनके ट्रुप्स आए हुए थे यहाँ पे, स्पेशल फोर्सेस, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की स्पेशल एसएसजी स्पेशल फोर्सेस के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस किए हैं। और ये पहली मर्तबा नहीं, अब 4-5 साल से मैं देख रहा आ रहे हैं नेवी के साथ उनकी जॉइंट एक्सरसाइजेस हो रही है, मेरे ख्याल एयरफोर्स के साथ भी हो रही है। और ये खुल्लम खुल्ला हो रही है, ये नहीं कि खुफिया तौर पे पूरी दुनिया को बता के हो रही है। एंड इंडियन आर वेरी वेरी अनहैप्पी अबाउट इट कि भाई ये रशियन जो है ना, इन्होंने और रशियन ने हमें सपोर्ट किया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए। यू सी, सो वो अलायंस रूस, चीन, पाकिस्तान, आप देखें और सी पैक, और अभी शायद ईरान भी शामिल हो जाएगा। तो ये तो बड़ा जबरदस्त देखना ब्रेक थ्रू है, जो कि हम बहुत चंद साल बहुत पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एक तो ये सवाल भी आ रहे हैं यूएई के हवाले से भी। एक लोगों का ये कंसर्न है कि शायद यूएई के साथ मामला जो हैं वो इंडिया के हवाले से भी डिस्कस हुए होंगे और ऑब्वियसली डिस्कस हुए हैं। और अच्छा, आपको याद है पिछले दिनों में ईरान ने एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि अगर हम पे अटैक हुआ तो हम डायरेक्टली यूएई के ऊपर अटैक करेंगे जो कि 70 मील वहां से दूर है। तो वो तो उनकी विद इन रेंज है और वो तो अटैक कर सकते हैं। तो क्या इस तरह का भी ईरान का भी कोई फैक्टर हो सकता है इसमें? जो सिचुएशन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो वजीर खारजा वहां पे गए हैं और फिर वहां पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो इस तरह के मामला भी खतरनाक हद तक जा सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि यूएई के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये वो मुल्क है कि जिसकी एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स ने रेज की थी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने ट्रेन की थी। बल्कि मुझे आज भी याद है कि जब हम 1978 में फ्रांस से प्यूमा हेलीकॉप्टर लेके आ रहे थे पाकिस्तान आर्मी के लिए, तो हमारा जो लास्ट स्टॉप ओवर होता था ओवरनाइट, वो अबू धाबी में होता था। और जब मैं अबू धाबी एयरफील्ड पे हमने लैंड किया अपने फ्रेंच क्रू और हम, जब पाकिस्तानी क्रू 2 हेलीकॉप्टर आते थे, फेरी फ्लाइट होती थी, तो हमने लैंड किया तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं को पाकिस्तानी पीएफ के एयरबेस में आ गया हूँ। वो जिधर देखे टेक्नीशियंस, ग्राउंड सपोर्टिंग ग्राउंड स्टाफ, उसके बाद पायलट्स, सारे जनाब पाकिस्तानी, बल्कि बेस कमांडर भी वहां पे पाकिस्तानी।
तो कहने का मतलब ये है कि ये वो मुल्क हैं जिनको बनाने में पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार है। सऊदी अरब की जो एयरफोर्स है उसको भी तो ऐसे किया। जी, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया ऑल्सो। अब सिलसिला ये है कि जब से ये इंडियंस की जरा वहां पे इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हुई यूएई में, और फिर ये इसराइल का मामला आ गया। देखें, अब इसराइली आके यूएई में बैठ के हैं, और आपको पता है कि इसराइली अगर आके बैठे तो उनकी सिक्योरिटी जो एजेंसीज है वो भी आके बैठेंगी, वो तो जाहिर है, फुट होल्ड जाती है। बल्कि अब तो वो भूटान ने भी उनका रिकग्नाइज हो कर गया। लिया। तो या पाकिस्तान के सिक्योरिटी के खदशात हैं कि वी डू नॉट वांट कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी किसी तरह अफेक्ट हो बिकॉज ऑफ इसराइलीज इन यूएई। ठीक है ना जी। इंडिया, आपको पता है कि अपना इंडिया में और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो इसराइलीज हैं, वो तो बड़ी उनकी कितनी दहाइयों से कोलैबोरेशन चल रही है कि कैसे सप्रेस करना है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो इंतफादा मूवमेंट शुरू हुई थी हाँ, यूजिंग द पैलेस्टीनियन मॉडल। तो बिल्कुल कहने का बिल्कुल। मेरा मतलब ये है कि ये ईरान को इसलिए कि सिक्योरिटी कंसर्न जायज है बिल्कुल, बिकॉज एक रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस हो रहा है गल्फ में, जिसमें इसराइल, सऊदी अरेबिया, बहरीन, उसके बाद अभी ये हो गया यूएई। ठीक है ना जी। ये ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं और बेसिकली सिर्फ इसलिए कि ईरान को काउंटर किया काउंटर जाए, किया जाए। ईरान की ठीक जो ठीक। ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इन द गल्फ, उसको 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 रोका काउंटर जाए। किया जाए। अच्छा अब अच्छा, अब पाकिस्तान इसी डज नॉट इसी वांट से टू गेट इन्वॉल्व। मिडिल ईस्ट के हवाले से जो हम पे इम्पैक्ट हो रहा है इसराइल के हवाले से, वो मुझे बताएं कि ये क्या सिचुएशन हुई है कि एक ट्वीट मरियम ने किया और उसको फिर डिलीट किया, और फिर देखा कि जब वो उसमें नवाज शरीफ का भी जिक्र था तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, उसको डिलीट कर दिया। तो ये इमरान खान साहब कई दफा कह भी चुके हैं कि हम नहीं उसको तस्लीम कर रहे हैं, तो फिर ये क्या हो क्या रहा है इस वक्त? देखिए, पहली बात तो ये कि परसों एक लाइव टेलीविजन प्रोग्राम में बैठा था तो उसमें मैंने यही कहा था कि ये जो ट्वीट्स चल रही हैं, खासकर ये जो प्रो इसराइली जो थिंक टैंक है, जो ये इस किस्म का ये नैरेटिव वहां से आ रहा है कि कोई गया है, अपना इमरान खान के कोई वजीर गए वहां पे। तो मैंने कहा था कि इमरान खान ने तो मीनार पाकिस्तान के जलसे में क्लियरली कहा था आज से कई साल पहले कि जनाब, मैं हमेशा सच बोलूंगा, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा पाकिस्तान के अवाम से। तो इमरान खान साहब शुड कम आउट नाउ एंड टेल अस कि भाई ये इस बात में कोई हकीकत है या नहीं। और कल के प्रोग्राम में विद पारस एंकर समा की उन्होंने क्लियरली बता दिया कि जब हमने उनको रिकग्नाइज ही नहीं करना और ना किया है और ना इरादा है, तो फिर वहां पे मुझे कोई मेरा अपना रिप्रेजेंटेटिव या वजीर भेजने का तो बेतुकी सी बात है। इट डजंट मेक सेंस, इट इज इलॉजिकल। तो उन्होंने तो क्लियरली डिनाई कर दिया, क्लियरली डिनाई कर, उन्होंने क्लियर बता दिया कि तो ऐसी ये कोई फिर ये बात नहीं बंदा है। कौन है, ये नूर डहरी कौन बंदा है, कौन वहां पे जाके? ये नूर धारी, ये कहा जाता है कि एक जायनिस्ट मुस्लिम है, मतलब उस किस्म की आइडियोलॉजी वाला एक मुसलमान है। और गालिबन ये बिल्कुल जारी बात है, प्रो इसराइल, इट इज अ प्रो इसराइली थिंक टैंक जिसका वो हेड कर रहा है। और बात बड़ी क्लियर है कि एक मिस इन्फॉर्मेशन, एक डिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जा रही है ताकि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर डिबेट हो और पाकिस्तान के अवाम में कोई बेचैनी पैदा हो। अब हुआ यह है कि मरियम नवाज, देखे ना, आफ्टर ऑल बात यह है कि इफ यू आर दी डॉटर ऑफ रिच मैन एंड थ्री टाइम प्राइम मिनिस्टर डज नॉट मीन कि आपकी भी उसी तरह की मतलब आपको तो कोई तजुर्बा नहीं है किसी किस्म का हुकूमत में रहने का या वगैरह। तो आप देखिए, मरियम नवाज ने वो ट्वीट इसलिए किया कि शी थॉट कि ये लेट्स पुट इमरान खान ऑन द मैट, कि देखिए जनाब, हाँ, आपने अपना कोई वजीर भेजा और आपने इस बात को छुपाया हुआ है। शी डिड नॉट गो थ्रू द ट्वीट। और जो उसने इंटरव्यू दिया था उसमें लिखा but था नवाज शरीफ that दो was very मरतबा। immature of him, देखें जी, very पॉलिटिकल immature of him। इमेच्योरिटी और रिफ्लेक्ट क्या करती है कि भाई इनकी ये बच्चे जो है, ये दो खानदानों के, इनकी क्या डेप्थ है, इनकी इनसाइट क्या है। दे कैन नॉट, इनकी इनकी वो सोच ही नहीं है जो कि एक कहते हैं अपने आप को लीडर है। तो अब लेने के देने पड़ गए। अब पाकिस्तान में आज से सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी खड़ा हो गया, पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चुप था, अब वो भी कह रहा है जनाब मरियम नवाज साहबा जरा बताएं कि वो कौन थे लोग जिनको आपके आपके वालिद नवाज शरीफ साहब ने दो मरतबा इसराइल भेजा। एक बात तो उसने बता दी, उस मिस्टर नूर ढाडी ने, कि जनाब वो एक डेलीगेशन में फजलुर रहमान साहब के जेयूआई के मौलाना अजमल कादरी, मेरा ख्याल है यही नाम है, कि जनाब वो आए थे। अब फजलुर रहमान साहब जो कि इमरान खान के ऊपर लगाते हैं इल्जाम बार बार के, ये जिसका जो उनका सो कॉल्ड इल्जाम है कि यहूदी का एजेंट है, ये फला है, यहूदी इंटरेस्ट को। अब आप
फजल रहमान साहब जरा बताएं, कौम को फेस करें कि जनाब आपके बंदे इसराइल के साथ राब्ता तो आपके लोग कर रहे हैं, अंदर के खाने आप कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तानी अवाम को गुमराह कर रहे हैं, आप हमारे आगे गलत बयानी कर रहे हैं, आप यू ट्राइंग टू मिसगाइड। तो देखे ना, वो भी पकड़े गए और मरीम नवाज भी किसी बताए जनाब, और कौन लोग कनेक्शन भी पकड़ा गया, एक इजरायली कनेक्शन भी पकड़ा गया, और दूसरा इंडियन कनेक्शन देखिए ना कि उनके जो लेटर्स हैं वो डायरेक्टली इनको मिल रहे हैं, जो कंग्रेचुलेशन भाई ये तो पाकिस्तान देखें जी, जो लोग ये इतना मार्जिन को दे रहे थे कि नहीं नहीं भाई ये बात गलत है कि जाती उमरा शरीफ खानदान की मूडी से और बाकी लोगों से, इंडियन से कोई ऐसी नहीं है, तो जी प्रोपेगेंडा है फला, वो भी सर पकड़ के बैठ गए। देखे ये जो खत है जो कि इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद ने मरीम नवाज को भेजा है, ये खत अगर कंडोलर्स का अगर मोदी वाकई करना चाहता था, मकसद ये था, तो वो लंदन हाई कमीशन में जो इंडियन हाई कमीशन है वो वहां पे एवरसी में जाके उसको पेश कर देते, बात खत्म हो गई थी। लेकिन मरीम नवाज को भेजा गया, इसका मतलब ये है कि हमारा एनालिसिस ये है कि मरीम नवाज को एज द सक्सेसर ऑफ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर मूडी और उनके लोगों ने, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया और उनको कहा है कि जनाब आजकल जो हालात जा रहे हैं, जिस तरह ये पैदल पे हमले कर रहे हैं मिलिट्री लीडरशिप है, कि भाई आपका जो नैरेटिव है हम आपके साथ है, पै जाओ इनको। बट उसका नुकसान क्या हुआ है, पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं ओ अच्छा ये शरीफ खानदान जो है इनके तो ये तो रिकन्फर्म हो गया जो इनके रवाबित है मूडी के साथ और बाकी लोगों इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ। देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज भी मैंने एक लाइव प्रोग्राम में कहा कि कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी, कोई भी बागैरत पाकिस्तानी, कोई भी जेन्युइन पेट्रियोटिक पाकिस्तानी को अगर इस किस्म की सूरत हाल हो जाए तो वो कहेगा मैं लानत मारता हूं ऐसे कंडोलेंस लेटर पे, ले जाओ वापस कर दो, नहीं चाहिए। आप तो मूडी सरकार, आप तो मुसलमानों के कातिल हैं, आप तो कश्मीरियों के कातिल हैं, आप हमें लेटर भेज के आप पाकिस्तान यू नो यूर एक्सपोजिंग, तो हुआ कि वो एक्सपोज हो गए डबल। अब इनको बड़ी परेशानी है, इन्होंने लेटर छुपाया हुआ था, आपको पता पाकिस्तान में कोई चीज छुपी तो नहीं रहती, वो जनाब लेटर लीक आउट हो गया। अब उन्होंने नाउ दे हैव टू कम आउट क्लीन, बताएं कि जी क्या। तो यही जो आपने बात कही है, यहां पे ये वो कनेक्शन आता है कि इसराइल के साथ रवाबित हमें पता नहीं था। देखें जनरल मुशर्रफ के दौर में रवाबित राब्ता हुआ, खुर्शीद कसूर साहब फॉरेन मिनिस्टर, 10 दफा उन्होंने टीवी पे आके कहा कि उन्होंने कहा जी हम गए थे, टर्किश लीडरशिप ने फैसिलिटेट किया था और मैं मिला था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसराइल को वो टर्की के कोई शहर में। उन्होंने कहा क्लियरली बता दिया, कोई बात छुपाई नहीं। यहाँ तो बात छुपाई जा रही है, अब उनको लेने के देने पड़ गए, ठीक है ना जी। तो मेरे कहने का मतलब ये इसराइली कनेक्शन, कंफर्मेशन के जनाब शरीफ खानदान के मूडी और बाकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात और आजकल के हालात में, तो देखे ना, सो दे बीन कॉट रेड हैंडेड वंस अगेन। इस सिचुएशन में ब्रिगेडियर साहब जो देखे ना, नवाज शरीफ जो है वो लंदन में बैठा हुआ है और उसको लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि लाने की कोशिश की जाएगी, मिनिस्टर्स कह चुके हैं 15 जनवरी से पहले पहले उसको वापस लेके आया जाएगा। लेकिन कल शेख रशीद साहब ने ये कह दिया जी कि अल्लाह ही है जो कि ले आए उसको, वरना तो कोई चांस नहीं है। अब ये हो क्या रहा है, क्यों नहीं उसको डिपोर्ट करवाया जा सकता? देखें एक्स्ट्राडिशन पे तो चलें टाइम लग सकता है, लेकिन डिपोर्टेशन तो हो सकती है ना। आपकी बात सही है, डिपोर्टेशन हो सकती है, लेकिन जो बात मैं पहले कहता था और अब मैं दोबारा दोहरा रहा हूं आपके प्रोग्राम में, मैंने बहुत पहले बात की थी, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है नवाज शरीफ को। अब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आ गई ना सामने, उस इदारे की, इंटेलिजेंस एजेंसी बरतानिया की, उधर से आगे यूके गवर्नमेंट ने भेजा, उनको भेजा, उन्होंने चार्टर किया जी, वो आगे जहाज आज कल आगे, पहले गवर्नमेंट ने नो किया था लेकिन यूके गवर्नमेंट ने थ्रेटन किया। देखे ना, इसराइली एस्टेब्लिशमेंट, ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट, इधर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और एक दो गल्फ कंट्री। इसका मतलब ये कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट। तो ये जो नैरेटिव आ रहा है नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का आर्मी लीडरशिप के खिलाफ, तो ये तो अब कंफर्म हो गया कि ये कोई उन्होंने खुद नहीं, ये तो उनको, ये तो पीछे कौन लोग हैं, ये तो बात बड़ी क्लियर हो गई, या हो गई
तो यू नो सो मैं कहूंगा दे बीन वेरी बैडली एक्सपोज्ड। ये तो अल्लाह ताला का निजाम है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ या इदारों के खिलाफ करे तो फिर वो एक्सपोज हो जाते। तो एक अच्छा अभी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, जी। हमारे जो हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब जब होते थे इंडिया में, उनकी आपने हाँ भी क्लिप सुने, उन्होंने कहा कि मुझे इंस्ट्रक्शन थी कि कलभूषण की बात नहीं करनी है, नाम नहीं लेना, और कश्मीर की बात नहीं करनी, नवाज शरीफ साहब के दौर में, अब्दुल बासित साहब। तो अब आप सही मुझे बात। बताएं, और मुझे, मैं हल्फिया तस्लीम आपको कह अहमद रहा हूं, साहब भी कह चुकी हैं। जी मैं आपको हल्फिया कह रहा हूं कि मैं जब एक फॉरेन ऑफिस में गया अपने एक ब्रीफिंग के ऊपर, ये कोई 2 साल की बात है, तो वहां के जो स्पोक्स पर्सन थे, मैंने ऐसे ही पूछा उनसे, मैंने कहा जी ये जो 27 दिसंबर 2015 को अजीत डोवल और मूडी आए थे जाती उमरा, और 5-6 घंटे बैठे रहे, तो क्या आप लोग ऑन बोर्ड थे? उन्होंने कहा जी हमें कुछ नहीं पता था, वी वर नॉट ऑन बोर्ड, वी डिड नॉट नो। तो आप देखें कि कितने गहरे रवाबित हैं इन लोगों के, मुसलमानों के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ। मतलब हाँ अफसोस आता है। और ये अब आप, और वो वैसे वो कहते हैं कि जी हम 3 दफा 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये, और आपको मैं बता रहा हूं कि ये पीडीएम का जो मामला है, ये ये द बबल हैज बर्स्ट। अभी वो बहुत कह रहे हैं कि जी हम 31 दिसंबर तक रेजोल्यूशन देखेंगे, वो तो देखते ना भी क्या होता है, या 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, जो लॉन्ग मार्च कादरी साहब ने पहली मर्तबा किया था 5 दिन का, हाँ 2011 जनवरी में, मैं उस लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद में मौजूद था। वो था 10 जनवरी को हुआ था, 10 से 16 जनवरी। हाँ, वो बहुत ठंड थी उस इसरार वक्त। भाई, यू हैव टू बिलीव मी, ब्लू एरिया में वो थे, हाँ उनके वही साथ उनके जो आई वाज देयर फॉलोअर्स, टू। उनके फॉलोअर्स, खवातीन, बच्चे सारे, बिलीव मी, इस्लामाबाद की सर्दी, जनवरी का महीना, 12-14 जनवरी का टाइम था, ओपन में, ओपन में हाँ वो लोग बैठे हुए थे। तीसरे दिन वो बीमार होना शुरू हो गए वहां पे लोग। हाँ और इस्लामाबाद के लोगों ने कहा कि यार ये तो सारे मारे जाएंगे, सर्दी से मारे जाएंगे। फिर वहां से टेंट जो है लोगों ने देने शुरू किए, बड़े बड़े हाँ 180 पाउंडर टेंट, कि यार कम से कम उनको टेंट तो हो। उलहदा बात है कि 4-5 दिन के बाद फिर उनको फेस सेविंग मिली, वो ऐसे एक एग्रीमेंट करा के, जिसका ना कोई वैल्यू थी पेपर के ऊपर। तो पीपल पार्टी का दौर था, चौधरी शुजात चौधरी, ये सारे कैरा साहब ये जाते थे, कंटेनर में मिलते, वो चले गए। माई पॉइंट इज दिस कि ये आज इन्होंने फिर कह के 1 फरवरी को ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च। मैं आपको बता रहा हूँ फरवरी इज गोइंग टू बी सुपर कोल्ड, पता ही है आपको इस्लामाबाद में। हाँ अब ये कैसे वहां पे जाके रहेंगे, ये तो देखे ना, वो कमिट, इनके वर्कर्स की वो कमिटमेंट नहीं है। मैं मानता हूं कि पिछले इस साल फरवरी में मौलाना फजलुर रहमान के लोग आए थे और वो 10 दिन रहे इस्लामाबाद, 12वें दिन वो भी चले गए, क्योंकि हाँ 3 टाइम लोगों को खाना खिलाना, 3 टाइम उनको रहाइश वहां पे देना, अपना टेंट देने, तो देखिए इट इज नॉट एन इजी जॉब। तो आज इमरान खान ने फिर ये बात यही कही है कल के इंटरव्यू में, कि अगर एक हफ्ता भी ये निकाल गए फरवरी में इस्लामाबाद में, तो कहते हैं मैं मैं सोच रहा हूँ। रेजिग्नेशन का सोचना शुरू कर दूंगा। इट ठीक इज है। नॉट अच्छा इजी, इट अच्छा इज ये वेरी मुझे वेरी बताएं कि ये डिफिकल्ट। जो जो रेजिग्नेशंस की बात इन्होंने की थी, और उसके बाद जो काउंटर मेजर इन्होंने लिया है गवर्नमेंट ने, और उन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शंस पहले करवा देंगे, और शो ऑफ हैंड, तो बाद में फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं, ओपन बैलेट की बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरह करवाते हैं तो फिर ये अपोजिशन के तो गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। देखिए शो ऑफ हैंड्स का उनका, मेरे ख्याल इमरान खान का मतलब ये था, जो आप उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि शो ऑफ हैंड का मतलब था कि वो ओपन चाहते बैलेट। हैं कि माजी का तजुर्बा रखते हुए सेनेट इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी हो, शफाफियत हो, और हॉर्स ट्रेडिंग, और वो जो बोली लगती है 15 करोड़ 20 करोड़ सेनेट के इलेक्शन में, पिछले 3-4 साल से दफा से तो मैं भी देख रहा हूँ। तो ये मामला होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि पता लगे कि किसने किसके लिए वोट किया है और ये गड़बड़ ना हो। अब ये इनका भी फायदा है, ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी का भी फायदा है। मरीम नवाज ने कह दिया परसों अपनी कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि शो ऑफ हैंड्स पे हमें कोई इतराज नहीं, अगर इफ टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी, तो वो तो हाँ बात साथ है। लेकिन उस पे जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अगर कोई अभाव है, तो जाहिर बात है इलेक्शन कमीशन का काम है। और ये भी कह रहे हैं कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि हमें गाइड किया जाए, ये मसला है, हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, शफाफियत, ताकि करप्शन ना हो। तो सर हमें गाइड करें, वेदर इट इज इलेक्शन कमीशन और द सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो ठीक है। जहां तक वो, देखें, मैं समझता हूं इमरान खान ने
ये कह के आज फिर उन्होंने कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप रेजिग्नेशन दें। एक्चुअली इमरान खान ने मेरी नजर में ही हैज कॉल्ड देयर ब्लफ, देखे ना, ही हैज कॉल्ड देयर ब्लफ ऑफ द पीडीएम कि लाओ अप रेजिग्नेशन, व्हाई वेट टिल 31 जनवरी, आज लेके आओ, आज लेके आओ तो मैं इस पे बाई इलेक्शन कराता हूं। अच्छा अब देखें, बात यह है कि अगर पीएमएलएन बॉयकॉट करती है और सेनेट के इलेक्शन, तो दे लूज ऑल 16 सीट, अभी 17 सीटें हैं, 17 सेनेटर उनके रिटायर हो रहे हैं, तो हाँ पीएमएलएन इज आउट ऑफ द सेनेट। वुड दे लाइक दैट? नेवर। उनको एडवाइस भी सुना ये किया जा रहा है उनके लीगल पर कि आप ये किस चक्कर में पड़ गए हैं, सेनेट से हाँ आप निकल जाएंगे तो यू आर गॉन, और बिल्कुल ठीक एक बड़ी सुपर मेजोरिटी मिल जाएगी इमरान खान को, पीटीआई को। उधर जो पीपल पार्टी वाले हैं उनका भी ये मामला है, तो वो देयर बोथ मेन स्ट्रीम पार्टी, उनकी लीडरशिप बड़ी परेशान है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो रेजिग्नेशन हैं ये एक पॉलिटिकल, आपको समझे पॉलिटिकल थ्रेट बोले, एक ब्लैकमेलिंग का टूल समझे कि इनको डराया जाए, ताकि हमें कोई जहां जहां हम रिलीफ चाहते हैं, जिधर जिधर मामलात में हम चाहते हैं कि हमें वे आउट दिया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, चाहे वो केसेस हों चाहे जो भी हों, हाँ, तो उसमें गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाए। एंड ऑल्सो ऑन द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कि जी उनको ठीक भी डराया जाए कि देखें जी फिर यहाँ पे रेजिग्नेशन होगा तो फिर देखें ना, एनआरकी भी होगी, खप भी पड़ेगी, तो क्या आपको ये चीजें कबूल है? ठीक है ना, आप चाहते हैं कि नहीं, ऐसी सूरत ये हाल हो? बल्कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक सवाल भी आ गया है, वो भी मैं देख जी लेता हूँ। शेख रशीद स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ओपिनियन, ये जो मुझे इसमें भी बताएं, और दूसरा साथ इसको थोड़ा सा इसको भी लिंक कर लेते हैं, क्लब कर लेते हैं कि पाकिस्तान गद्दारों को सजा क्यों नहीं दे पाता। ये दो चीजें जो हैं कि क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो शेख रशीद ने कहा है कि उनको अल्लाह ही लाए वरना वो नहीं आ सकते, क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गिव अप कर दिया है ऑन नवाज शरीफ कि वो नहीं आ सकते, और क्या ये मुमकिन है कि गद्दारों को सजा भी दी जा सके पाकिस्तान में कभी भी? पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है गवर्नमेंट अपनी तरफ से हर लेवल पे कोशिश करी, खुल के ये सारा बताते नहीं इतना, लेकिन मेरा ख्याल है कि देखे ना, हर महीने बाद, अभी 2 दिन पहले भी ब्रिटिश हाई कमिश्नर वाज मीटिंग द आर्मी चीफ, ठीक है ना जी, एंड इसी तरह इंटीरियर मिनिस्टर और ये तमाम ये मुलाकातें हो रही हैं विद द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। तो लग ये रहा है कि वो महसूस कर रहे हैं, जिसमें पहले मैंने कहा कि वहां पे मुजामत है ब्रिटिश गवर्नमेंट की नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने में। तो शेख रशीद ने का जो शेख रशीद साहब ने जो बात की है ना, इसमें एक चीज सामने आ गई है। देखें, जब नवाज शरीफ वॉज गोइंग, वो बीमार हुए थे और प्लेटलेट्स का बड़ा पिछले साल हंगामा चला था, तो मुझे आज भी याद है शेख रशीद ने कहा था कि मैंने इमरान खान को कहा है कि वो जेन्युइनली बीमार है, आप अपने सर पे जाने दें। ये जिम्मेदारी न ले, इनको जाने दें ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे। और अभी भी शेख रशीद की 2 स्टेटमेंट हैं पिछले 4 दिनों में जो मैंने बड़ी गौर से नोट की। नंबर एक ये कि जनाब, मैं समझता हूँ कोई मामला ठीक होना चाहिए, कोई मिडिल रास्ता निकालना चाहिए, एक ये बात की। और दूसरा, उन्होंने जरदारी साहब के हवाले से ये बात कर दी है इस कॉन्टेक्स्ट में कि अगर जरदारी साहब को फोन आ जाए क्योंकि केसेस इस्लामाबाद से कराची ट्रांसफर हो गया है, तो भाई जरदारी साहब भी ठंडे हो जाए, वो भी मामला ठीक हाँ हो जाएगा। लेकिन कल फिर ये बात खबर आई है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये जो एक रिकंसिलिएटरी टोन है, ये एक बड़ी जो सॉफ्ट टोन है शेख रशीद की, जब से वो इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं टुवर्ड्स द पीडीएम, उस पे उन्होंने उनकी थोड़े बहुत क्लास भी ली है कि जनाब ये डोंट हैव टू बी लेकिन सॉफ्ट। लेकिन क्या आप समझते हैं ब्रिगेड साहब के शेख रशीद जैसा आदमी जो कि पॉलिटिकली बहुत सेवी हैं, और जाहिर है कि उनके अपने मामलात भी होते हैं, क्या उस तरह के बंदे को इंटीरियर मिनिस्टर बनाना आप समझते हैं कि अच्छा फैसला है? देखिए, जब जिस दिन वो बने थे, मैंने एक लाइव प्रोग्राम में कहा था कि मुझे ये जो है अपना अपॉइंटमेंट इसलिए पसंद नहीं आई कि ये शेख रशीद के टेम्परामेंट के मुताबिक नहीं है। ये बड़ी हाई प्रोफाइल अपॉइंटमेंट है, इसमें वेरी बड़ी सीरियस। सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व हैं, बहुत सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व हैं, इसमें बड़ी मेटिकुलस डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, इसमें आपको पता है इंटरनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, पैरामिलिट्री फोर्सेज इन्वॉल्व है, एफआईए आईबी ये था। अब शेख रशीद मेरी नजर में ठीक है, बड़े सीनियर सियासतदान है, मे बी द सीनियर मोस्ट, लेकिन वो मैं समझता हूँ इस एज के हिस्से में आ गए हैं कि वो उनको अगर आप वैसे लगा दें ना मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो,
पोर्टफोलियो कि जाएं जी आप स्टेटमेंट दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस दें, उधर कुछ लगा दें जुमले, कुछ उधर जुमले लगा दें, वो ही विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। हाँ, ये यहाँ पे दिस इज सीरियस बिजनेस एज इंटीरियर मिनिस्टर। बिल्कुल। आपको याद है चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, ही डिड अ गुड जॉब। अगर आप देखें कि ब्रिगेडियर ये अपना एजाज शाह साहब है, ये भी चंद महीनों या चले मैक्सिमम 1 साल से ज्यादा नहीं चल सके। उन्होंने खुद कहा कि जी फॉर माय हेल्थ एंड डोमेस्टिक रीजन मैंने नहीं आई कर कुड नॉट कैरी ऑन विद द जॉब। ये बड़ी बड़ी टैक्सिंग जॉब है, बड़ी वेरी टफ। स्ट्रेस वाली जॉब है, पर इसमें बड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है। इट्स अ वेरी स्ट्रेनुअस एक्टिविटी। ठीक बात, तो ठीक बात। शेख रशीद साहब ने, मैं देख, अब आई डोंट नो, ये कुछ लूज स्टेटमेंट्स दी हैं और फिर खुद ही उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने उनको कहा है कि जनाब यू नो वर्ड्स टू दैट इफेक्ट खबर है हाँ, कि जी यू हैव ठीक टू बात। बी टफ, यू डोंट हैव टू इतना सॉफ्ट, आपका एटीट्यूड बहुत सॉफ्ट लग रहा है। तो मुझे उससे आइडिया ये हुआ कि शेख रशीद जो है ना, वो अब फिर उसी टोन में आ गए। लेकिन उन्होंने फिर एक और जुमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन अगर शेख रशीद गवर्नमेंट से बात नहीं करना चाहती तो जिससे बात करना चाहती है वो भी करवा देंगे। मतलब कहने अंदाजा का ये है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, भाई मैं तो ये बात, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि बात गलत है। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट क्यों बैठेगी मरीम नवाज क्यों के बैठ साथ? मिलिट्री ठीक स्टैब्लिशमेंट बात। क्यों बैठेगी उन बच्चों के साथ जो कि इन दो खानदानों के जो मुजाहमत कर रहे हैं इस वक्त? मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट फजल रहमान साहब के साथ बैठेगी, जिनके भी एसेट्स जो आए हैं पिछले 3 दिनों हाँ, में, एक खप पड़ गई है पाकिस्तान में ठीक बात, कि ठीक बात। फजल रहमान साहब फाइनली पहली मर्तबा फजल रहमान साहब को रियासत ने एक्सपोज किया। फर्स्ट टाइम ही इज बीन एक्सपोज बिफोर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उनके एसेट्स तो देखे आप, हैरान रह जाता बंदा। तो और नैब ने भी, और उनको जो क्वेश्चन भेजा है वो फॉरेन मीडिया पे आ गया और 24 को जवाब दे। मेरा नहीं ख्याल है कि वो जवाब देंगे, वो डिफाइंस मोड में जाएंगे। उनके पास एक बड़ा कार्ड है जो वो मशवरा इस्तेमाल होगा करते हैं करेंगे। हमेशा, वो सही बात। मदरसा कार्ड है उनके पास। हाँ, ठीक बात है। लेकिन यही तो नोबडी ये इज कि अबव द आ रही लॉ। है बस मैंने वो कार्ड तो हमने दिया हुआ है ना। अब बस देखे चलें। ना, दिस इज द अनफॉर्चुनेट हाँ, पार्ट। अब वो ये समझते हैं बहुत कि है। वी आर अबव द लॉ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। सही बात। चलें, इस पे हमें वी आर आउट ऑफ टाइम। बगैर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक योर यू। टाइम। और अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान के मामला जो हैं वो बेहतर से बेहतर होते चले जाएं और हम देखें कि पाकिस्तान का जो असल मुस्तकबिल है, जो कि राइजिंग मुस्तकबिल है, वो हम देखने के लिए इंशाल्लाह मुंतज़िर रहेंगे और वो एक इंशाल्लाह चीज अगर जल्दी आप आएगा। इजाजत दें तो मैं कह दूं जी, एक चीज। मैं आजकल एक दो बातों से बहुत खुश हूं पाकिस्तान में। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये खबरें सुनता हूँ बार बार, क्योंकि मेरे भी वहां पे फैमिली के लोग हैं फैसलाबाद में। वो कहते हैं कि जी वहां पे मजा आ गया पिछले 4-5 महीने से। हाँ, 3 शिफ्टें क्या, अगर टाइम होता तो चौथी शिफ्ट भी चल रही होती वहां पे। लेबर नहीं उन्होंने मिल कहा रही। वी रन आउट ऑफ वर्कर्स। और आप सोच रहे हैं कि शेल्टर बनाए वहां पे और शहरों से वर्कर्स को लेके आए। 2 लाख वर्कर्स की वहां पे रिक्वायरमेंट है। एक्सपोर्ट्स माशाल्लाह, अभी कल स्टेट बैंक गवर्नर कह रहे थे कि जनाब प्री कोविड लेवल पे एक्सपोर्ट्स चले गई हैं $2 बिलियन प्लस के हवाले से। रिकॉर्ड बाइंग हो रही है ऑफ कार्स, जीप्स, लग्जरी व्हीकल, मोटर बाइक्स मीन द मिडिल क्लास, द लो मिडिल क्लास जो है उनके पास इतनी ठीक है प्राइसेस वो इतनी बुक के मुताबिक उस तरह नहीं है लो जिस तरह की होनी चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी एक्सपोर्ट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत एक, अच्छे। एक डिमोरलाइजिंग फैक्टर होता था हमारे और लोगों उसमें के लिए कि एक्सपोर्ट्स। एक और चीज मैं बताता चलूं कि कल मैंने इप्सोस के जो हेड हैं अब्दुस्तार बाबर, उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये मुझे बताया। बाकी सारी तो चीजें उन्होंने नेगेटिव ही बताई, लेकिन एक चीज जो थी वो बहुत ही पॉजिटिव थी और वो ये थी कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री वेयर कोविड हैज नॉट इम्पैक्टेड इट्स इकोनॉमी। बाकी तमाम यस, ममालिक, आप इंडिया को देखें, सर्व को देखें, अल्लाह का इतना करम ये रहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोविड की वजह से नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है, बहुत और बड़ी बात। इस बात किसाना भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ सर जी, बिजनेसेस खुले हुए एंड आई थिंक पीपल आर वर्किंग हार्ड, क्योंकि जारी बात है जरिया माश है, लोग मेहनत कर रहे हैं। और बेशक। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि इंशाल्लाह एज ए क्लोजिंग रिमार्क 2021 में अल्लाह ताला कोविड को थोड़ा और कम कर दे और हम पे मेहरबानी कर दे। इंशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ कि 2021 में पाकिस्तान की इकोनॉमी इंशाल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह। कि ये जो सियालकोट, गुजरात, ये फैसलाबाद, ये जो हमारा इंशाल्लाह। इंडस्ट्रियल हब है, एंड अल्लाह करे कराची में भी ऐसा हो। आप इंशाल्लाह। देखेंगे और बाकी जगहों स्काई पे रॉकेट करेगा कि इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स होगी और लोगों को रोजगार होगा। तो जारी बात है जब फैक्ट्रियां बंद इंशाल्लाह। थी अब वो चल पड़ी हैं
तो लोगों को रोजगार ही मिल रहा है ना जी, लाखों लोग आर बेशक। बैक ऑन द जॉब्स। थैंक ये यू वेरी अच्छी मच डेवलपमेंट है। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके मुंह में घी शक्कर, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह हमें दिखाता रहे और हम खुश होते रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।